हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट की सेवाएं। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट की सेवाएं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? इंटरनेट के बारे में पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उसके जो घटक हैं उनके बारे में जाना था। इसी प्रकार से हमने वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, इनके बारे में पढ़ा था और www के बारे में जाना था। किसके? www के बारे में जाना था। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। यह है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली। किस पर? टारगेट यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली। किस पर? टारगेट एग्जाम ओनली। टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे काजल मैम की क्लास होती थी हिंदी की, जिसमें काजल मैम ने अपना हिंदी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया है। कुछ समय बाद हम इस पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अभी इसमें हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम इसमें सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती थी इनकी शाम को 5 बजे बाल विकास की क्लास। बाल विकास का भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाल विकास का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी इनकी क्लास जो है वो पेपर नंबर 2 की चल रही है। किसकी? पेपर नंबर 2 ये पढ़ा रही हैं। कितने बजे? शाम के 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे पढ़ा रही हैं। इसीलिए जुड़ना ना भूलें शाम को 5 बजे। और सभी क्लासेस के शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप समय समय पर सभी क्लासेस को देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है मेरी शाम को 3 बजे। मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर विषय को। किसको पढ़ाती हूँ? कंप्यूटर विषय को। किसको पढ़ाती हूँ? कंप्यूटर विषय को पढ़ाती हूँ, जिसमें हमारी क्लासेस चल रही हैं। और शाम को 4 बजे मेरी संस्कृत की क्लास होती है, जिसमें संस्कृत का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ 1-2 टॉपिक बचे हैं, उनको हम जल्द से जल्द कवर करके अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लास होती है शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को और वो आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमारी सभी क्लासेस से जरूर जुड़ें। हम आपको इसमें एक अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये क्लास का जो है क्लास नंबर 2 है। किसका? इंटरनेट का क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास में हमने इंटरनेट के घटक और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ईमेल। क्या है? ईमेल क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मेल का अर्थ क्या होता है। तो मेल का अर्थ होता है डाक। क्या होता है? मेल का अर्थ होता है डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप। क्या? डाक का क्या अर्थ होता है? डाक का अर्थ होता है डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप। जैसे कि हम पहले के समय में क्या करते थे? डाक के द्वारा। कैसे? डाक के द्वारा पत्र यानी कि लेटर को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते थे। तो उसी प्रकार का ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। उसी प्रकार का यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से और ईमेल के थ्रू हम किसी को भी अपना लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट के माध्यम से ईमेल के द्वारा हम किसी को भी अपना लेटर लिखकर भेज सकते हैं। किसके? बहुत ही कम समय में। जबकि डाक के द्वारा क्या होता था? पहले हम एक लेटर लिखते थे, फिर उसको हम पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। वो कुछ समय बाद 1 हफ्ते 2 हफ्तों में क्या होता था? किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचता था। जबकि आज का समय क्या हो गया? ये इंटरनेट का समय हो गया है, जिसमें आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी किसी भी स्थान पर बहुत ही कम समय में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में भी, ठीक है, बहुत ही कम समय में आप
अपने लेटर को यानी कि मेल को भेज सकते हैं, ठीक है, मेल को भेज सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि मेल का क्या अर्थ होता है। मेल का अर्थ होता है डाक, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या कहलाता है, मेल कहलाता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो मेल का क्या अर्थ होता है, मेल का अर्थ होता है डाक, अर्थात मेल का अर्थ क्या होता है, मेल का अर्थ होता है डाक अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप, अर्थात एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। किसको, मेल किसे कहते हैं, डाक को कहते हैं। और डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप एक कंप्यूटर से, यानी कि जैसे कि मैंने आपको एक मेल भेजा, जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर से आपको एक मेल भेजा और किसी दूसरे कंप्यूटर यानी कि अपने किसी मित्र के, किसी दोस्त के, ठीक है, किसी मित्र के, किसी दोस्त के पास मैंने अपना मेल भेजा। और तो क्या मतलब है, इसका मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर यानी कि मैंने अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में स्थानांतरित किया, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसको मिटा देते हैं और इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है, क्या ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अर्थात मेल का अर्थ क्या होता है, तो मेल का अर्थ होता है डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हॉटमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये ईमेल के उदाहरण हैं, जैसे कि हॉटमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है। ये सभी क्या है, अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो कैसे होते हैं, जो निशुल्क, जो आपको निशुल्क ईमेल भेजने या पाने की, अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ऐप हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। वैसे पेड वाले भी होते हैं, लेकिन ये जो हॉटमेल है, याहू है, रेडिफ मेल है और जीमेल है, ये सभी क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कैसे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनमें हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ईमेल का आविष्कार। ईमेल का आविष्कार अमेरिका के रे टॉमिल्सन ने किया था। किसने किया था, ईमेल का आविष्कार अमेरिका के रे टॉमिल्सन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने इसका आविष्कार किया, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया था। आगे देखते हैं, ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेज सकता है। कैसे करके, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी संदेश भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना बहुत ही जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। ईमेल, ठीक है, तो किसी को ईमेल भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि विश्व भर में उस ईमेल सर्विस का एक अद्वितीय होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर किसी व्यक्ति का जो ईमेल आईडी होती है, यानी कि ईमेल एड्रेस जो होता है, वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया, ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया। किसने किया, रे टॉमिल्सन ने किया। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश को भेज सकता है, प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस क्या होना, ईमेल एड्रेस होना अति आवश्यक है, जो कि विश्व भर में क्या है, अपने आप में क्या है, जो विश्व भर में अपने आप में क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। तो सभी का जो ईमेल आईडी होती है, यानी कि मतलब ये है कि जो ईमेल एड्रेस होता है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि यूनिक होता है, सबके समान नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे इसको समझते हैं ईमेल को हम। तो ईमेल में एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, तो ईमेल में एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान कर दिया जाता है। क्या,
इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर, किसके वेब सर्वर पर कुछ स्थान जो है कुछ मेमोरी को छोड़ दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। जिसमें क्या होता है, सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। जैसे कि हम किसी को चैट करते हैं इनबॉक्स के थ्रू, तो इनबॉक्स में क्या होता है, जो हम मैसेज भेजते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के जो मेल हैं वो संग्रहित यानी कि स्टोर होते हैं। ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकता है। आगे देखते हैं, उपयोगकर्ता ईमेल वेबसाइट पर उपयोगकर्ता का नेम जो कि सामान्यतः उसका ईमेल एड्रेस होता है, क्या होता है, व्यक्ति का नाम यानी कि उसको क्या कहेंगे, उसको ईमेल एड्रेस कहेंगे, वह पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है जो ईमेल का प्रयोग कर रहा है वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी आईडी को क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है, और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ईमेल में एड्रेस, आगे देखते हैं, ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तो ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है 17 या फिर 18 के पेपर में। ठीक है, 17 या फिर 18 के पेपर में ये पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताइए, वो भी लघु में, यानी कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, उनको समझाइए। तो ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे 2017 या फिर 18 के पेपर में पूछा गया है कि ईमेल एड्रेस के भाग बताइए, कितने भाग होते हैं और क्या क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स में आया हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं जो एक प्रतीक द्वारा अलग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, यूजर नेम कहलाता है, और दूसरा भाग जो होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। क्या होता है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि जो ईमेल एड्रेस होता है, क्या होता है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम, एक क्या होता है, यूजर नेम होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है डोमेन नेम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम होता है, और एक क्या होता है, एक होता है इसमें साइन, वो होता है @ का। क्या होता है, एक होता है साइन जो होता है @ का, जो इनको जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, जो इनको जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता सकती हूँ कि कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कोई ईमेल आईडी किस प्रकार से जुड़ी होती है। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, टारगेट, ठीक है, टारगेट एग्जाम ओनली। ठीक है, टारगेट एग्जाम ओनली @ क्या है, @ तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक साइन और उसके बाद gmail.com। ठीक है, gmail.com। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, ये एक ईमेल आईडी हो गई जिसमें एक यूजर नेम होता है और ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है। इसको अभी हम फिर से समझेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं जो एक प्रतीक से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जो एक प्रतीक से अलग होते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग यूजर नेम कहलाता है और दूसरा भाग जो है वो डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको हम अब समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहला भाग क्या कहलाता है, पहला भाग यूजर नेम, पहला भाग क्या है, यूजर नेम, और दूसरा भाग डोमेन नेम होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि टारगेट एग्जाम ओनली, क्या है, टारगेट एग्जाम ओनली @gmail.com, @gmail.com। यहाँ पर टारगेट एग्जाम ओनली यूजर नेम है और gmail.com क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक और हम समझ लेते हैं, जैसे कि मेरा नाम अंजलि है, तो अंजलि 12 @gmail.com। ठीक है, तो इसमें जो अंजलि और 12 है, अंजलि और 12 क्या है, 1 और 2, तो ये क्या है, ये है यूज़र नेम, ये क्या है, यूज़र नेम। ठीक है,
नेक्स्ट जो gmail.com है, ये क्या है, ये डोमेन नेम है, ये क्या है, ये डोमेन नेम है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा सिंबल है, ये हमारा क्या है, सिंबल है यानी कि साइन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ईमेल से ये है कि जो कोई भी ईमेल होती है, कोई भी ईमेल जो होती है उसको आप कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आप कैसे भी इनको लिख सकते हैं। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें एक ही एट द रेट होता है, इसमें एक ही एट द रेट होता है। कितना, इसमें एक से अधिक एट द रेट नहीं होते, ओनली एक ही एट द रेट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें डबल डॉट का प्रयोग नहीं होता, एक स्थान हम दो डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक स्थान पर हम दो डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई anjali.@gmail, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी बनाई anjali@gmail.com, ठीक है। तो मैंने दो डॉट लगा दिए, तो ये जो ईमेल आईडी होगी वो अवैध होगी। कैसी होगी, ये मान्य नहीं होगी। तो किसी भी ईमेल आईडी में कैपिटल और स्मॉल लेटर, आप किसी भी लेटर में इनको लिख सकते हैं। इनमें एक ही क्या होता है, इनमें एक ही एट द रेट होता है, और इनमें दो डॉट एक साथ नहीं होते हैं। दो डॉट का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ आप दो डॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ईमेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं मिटा के, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ईमेल में क्या होता है, ईमेल में एसएमटीपी होता है। ईमेल में क्या होता है, एक एसएमटीपी होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान कर दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के मेल स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। इनबॉक्स वाले क्या होते हैं, सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। आपने जो सेंड किए हैं वो अलग होंगे, जो आपको प्राप्त हुए हैं वो अलग होंगे। एक ड्राफ्ट में जाते हैं, जो हम भेजते हैं नहीं पहुंच पाते किसी कारणवश, तो वो ड्राफ्ट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी कभी भी कर सकता है। उपयोगकर्ता ईमेल वेबसाइट पर उपयोगकर्ता का नाम यानी कि जो कि ईमेल एड्रेस होता है वह पासवर्ड की सहायता से इसको लॉगिन किया जा सकता है तथा अपनी प्रोफाइल को क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ईमेल एड्रेस के कितने दो भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला है यूजर नेम और दूसरा क्या है, डोमेन नेम। और दोनों को क्या एक प्रतीक यानी कि एट द रेट यानी कि एट द रेट से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ईमेल क्या है, टारगेट एग्जाम ओनली @gmail.com, जिसमें टारगेट एग्जाम ओनली क्या है, यूजर नेम, और gmail.com क्या है, डोमेन नेम। अब हम इसके बारे में, ठीक है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं जो एसएमटीपी है, कितने प्रोटोकॉल, ईमेल में कितने प्रोटोकॉल होते हैं, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं। कितने प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला क्या है, पहला है एसएमटीपी जो अभी हमने पढ़ा, एसएमटीपी। दूसरा है पीओपी, दूसरा क्या है, पीओपी। और तीसरा क्या है, तीसरा है आईएमएपी। क्या है, तीसरा है आईएमएपी। अब हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं और इनका प्रयोग समझ लेते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो जो एसएमटीपी है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बताई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होगी। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है। और आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है, आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट
मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें कितने प्रोटोकॉल होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईमेल में कितने प्रोटोकॉल होते हैं। तो ईमेल में 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है पीओपी और तीसरा क्या है आईएमएपी। आईएमएपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जो एसएमटीपी है, इसका प्रयोग हम मेल को भेजने में करते हैं। किस में करते हैं, मेल को भेजने में यानी कि सेंड करने में करते हैं। जबकि पीओपी और आईएमएपी इनको हम क्या करते हैं, मेल को एक्सेप्ट करने में करते हैं, यानी कि रिसीव करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग कब करते हैं, तो जो एसएमटीपी है इसका प्रयोग करते हैं मेल को सेंड करने में। किसका क्या करने में, मेल को सेंड करने में हम एसएमटीपी का प्रयोग करते हैं। जबकि पीओपी और आईएमएपी का हम प्रयोग करते हैं मेल को रिसीव करने में। किसमें, मेल को रिसीव करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। किसको, मेल को। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कितने प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें 3 प्रोटोकॉल होते हैं। पहला है एसएमटीपी, दूसरा है पीओपी और तीसरा है आईएमएपी, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईएमएपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ई बैंकिंग। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ईमेल को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्या होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, किसने इसका प्रतिपादन किया, इसके बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे ईमेल, ठीक है, अब हम देखेंगे ई बैंकिंग। अब क्या देखेंगे, ई बैंकिंग। तो ये भी क्या है, एक इंटरनेट से ही जुड़ी हुई क्या है, ये भी एक इंटरनेट की सेवा है। ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आज क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी और किसी भी स्थान पर अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है, ई बैंकिंग के द्वारा उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। यह एक क्या है, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है, यह एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों जैसे पूंजी निकालना यानी कि पैसों को निकालना, पैसों को ट्रांसफ़र करना या मोबाइल में रिचार्ज करना, ये सभी किससे संबंधित हैं, ये सभी ई बैंकिंग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, ई बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियां जैसे कि पूंजी निकालना यानी कि पैसों को निकालना, पैसों को ट्रांसफ़र करना या फिर मोबाइल रिचार्ज करना इत्यादि के साथ उसका बैंक अकाउंट भी मैनेज होता है। क्या होता है, उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो उससे क्या होता है, मैनेज होता है। क्या होता है, कनेक्ट होता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि इत्यादि पर इंटरनेट की सहायता की जा सकती है। क्या मतलब, इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं। इसके मुख्य व व्यावसायिक उदाहरण क्या हैं, बिल पेमेंट सेवा। हम आज घर बैठे क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने बिजली का बिल या फिर गैस सिलेंडर का बिल, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे इनका पेमेंट कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र यानी कि फंड ट्रांसफ़र है, रेलवे रिजर्वेशन है, शॉपिंग है, इन सबको क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन व पीसी से क्या कर सकते हैं, पैसों को यानी कि अपनी धनराशि को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। ई बैंकिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई बैंकिंग, तो इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं भी किसी भी स्थान पर बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। बिना हम ब्रांच के क्या कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी बिल
पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह एक ऑटोमेटिक प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों जैसे कि पूंजी निकालना, पैसों को निकालना, पैसों को ट्रांसफ़र करना, मोबाइल रिचार्ज इत्यादि के साथ उसका बैंक अकाउंट जो होता है वो कनेक्ट यानी कि मैनेज होता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन इत्यादि पर इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुख्य व व्यवहारिक उदाहरण क्या है, बिल पेमेंट सेवा, हम घर बैठे बिल पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी किसी भी स्थान पर, फंड ट्रांसफ़र, रेलवे रिजर्वेशन और शॉपिंग। ठीक है, तो ये सभी क्या आ गए, ये सभी ई बैंकिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैटिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चैटिंग। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, इनबॉक्स में करते हैं, तो ये सभी क्या है, ये चैटिंग के ही एक रूप हैं। ठीक है, इसको देखते हैं और समझते हैं। यह बृहद स्तर पर भी उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचारण है। क्या है, यह बृहद यानी कि बड़े स्तर पर भी उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचारण है जिसमें इंटरनेट पर आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिससे आप इंटरनेट के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र है, वीडियो है, ऑडियो है इत्यादि एक दूसरे को शेयर कर सकता है। चैटिंग में क्या होता है, हम मैसेज के थ्रू चैटिंग करते हैं या फिर किसी को हमें फ़ोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, तो ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है स्काइपी, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है स्काइपी, याहू, मैसेंजर, ये सभी क्या है, चैटिंग के उदाहरण हैं। क्या हैं, चैटिंग के उदाहरण हैं। अब हम ये इतना ही इम्पोर्टेंट चैटिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना ही हमें पढ़ना होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ई लर्निंग। क्या है, ई लर्निंग। आज हम घर बैठे फ़ोन के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी बैच खरीद रहे हैं और टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से। तो इस सब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ई लर्निंग। इसको क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित है। इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है, तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर पर आधारित जो प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग मिलती है, या फिर इंटरनेट आधारित शिक्षण यानी कि जो हम क्लासेस लेते हैं। जैसे आज यूट्यूब पर इतना यूट्यूब का क्रेज हो चुका है कि बच्चे घर बैठे किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता जो हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र जो है वो किसी भी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकता है। इस जानकारी को वह किसी भी आउटपुट माध्यम पर देखकर स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता है। क्या कर सकता है, किसी भी आउटपुट माध्यम से क्या कर सकता है, खुद को ट्रेनिंग दे सकता है। किसके माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से। यह कंप्यूटर या इंटरनेट से ज्ञान को प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम है। क्या है, एक अच्छा माध्यम है। आज के समय में ई लर्निंग के माध्यम से हम देश विदेश से डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। हम घर बैठे कोई भी कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी कोर्स है, कोई भी ट्रेनिंग है, इन सबको हम ऑनलाइन के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत एक दूसरे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक, ठीक है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों। जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता, जैसे कि एक मैं हो गई और एक आप हो गए, ठीक है, तो हम दो लोग हो गए, तो दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता ठीक है, जैसे कि एक मैं हो गई और एक आप हो गए,
जो दो लोग हम हो गए, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संदेश भेज रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान एक ही समय पर कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। क्या है, क्या कहलाता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप अपने, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको फिर से समझते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। तो जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हों तो उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्त से क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं या फिर चैटिंग करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, संदेशों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और एक ही समय में करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। किसको, ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। कैसे, ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं, यानी कि ईमेल एड्रेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखकर भेज सकते हैं। आगे देखते हैं, हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा भेजा गया संदेश को पढ़ेगा। इस तरह दोनों में ही एक ही समय में संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ईमेल में कैसे करके हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं और नॉर्मल हम जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके थ्रू हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे तो देखते हैं इसको। जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय पर, ये बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एक ही समय पर, और दो इंटरनेट करता जो प्रयोग करता है वो एक दूसरे को संदेशों के माध्यम से एक ही समय पर साथ में जुड़े हों तो उसे क्या कहेंगे, उसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन ईमेल में कुछ अलग होता है, कुछ अलग प्रकार से होता है। जैसे कि ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे कैसे समझ सकते हैं, ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के स्थान पर उस व्यक्ति के मेल पर भेज देते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा जो संदेश है उसको पढ़ेगा और जब उसका मन करेगा तब वो उसका आंसर देगा। यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक ही समय पर दोनों व्यक्ति एक साथ मतलब संदेश नहीं भेज रहे हैं। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जैसे कि मैंने आपको एक ईमेल भेज दिया और आपका जब मन होगा, जब आप फ्री होंगे तब उसका रिप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक समय पर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा जब मन होगा तब होगा, यानी तभी तो इसको क्या कहते हैं, तभी इसको ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह दोनों में एक ही समय पर संदेशों का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। मैं जिस पे बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में उसकी आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला एवं संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं तथा भेजने वाला व्यक्ति जो संदेशों को अपने कंप्यूटर में टाइप करता है वह पाने वाले कंप्यूटर की मॉनिटर पर व्यक्त होता है। इस प्रकार की सुविधा को क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको चैटिंग पढ़ाया, मैंने आपको बताया उसमें कि चैटिंग में क्या होता है कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, यानी कि अपना फोटो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी चैटिंग में आते हैं। किस में आते हैं, ये सभी चैटिंग में आते हैं और ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन में भी आते हैं। इनको एक बार फिर से समझते हैं।
ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय पर इंटरनेट से जुड़ा होता है तथा भेजने वाला व्यक्ति जो होता है वो संदेश अपने कंप्यूटर में क्या करता है, वो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है तथा पाने वाला जो व्यक्ति है वो अपने मॉनिटर पर क्या करता है, उसको स्क्रीन के थ्रू देख सकता है और उसको क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा है उसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, चैटिंग कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर की भाषा में इसको चैटिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से, किसकी, ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से अलग अलग शहरों में, देशों में बैठे हुए व्यक्ति आपस में मीटिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें मीटिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो मीटिंग हम वीडियो कॉलिंग के तो माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आ गया। इसी प्रकार से ये लोग एक समय पर सुनिश्चित कर लेते हैं, एक समय को, जैसे मेरी क्लास है शाम को 4 बजे, ठीक है, जब लाइव क्लास होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ाते हैं और आपके मैसेजेस को देखते भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये लोग एक समय को सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय पर सभी इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। जितने भी लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़ जाते हैं किसी आईएसपी के द्वारा। किसके द्वारा, किसी आईएसपी के द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हैं। परस्पर संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके अथवा माइक पर बोलकर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। जैसे ही लॉकडाउन लगा था, ठीक है, 2020 में जो लॉकडाउन लगा था और आपकी जो क्लासेस जो थी, आपके स्कूल की क्लासेस जो थी, ठीक है, आपकी क्लासेस जो थी, आपके स्कूल के जो लेक्चर थे वो किस पर लग रहे थे, जूम पर लग रहे थे। जूम पर मीटिंग होती थी, उसमें क्या करते थे, किस पर होती थी, जूम पर मीटिंग होती थी। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बताया भी गया है कि इस सुविधा में क्या होता है, परस्पर संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। उसमें क्या होता है, एक चैटिंग का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम चैट कर सकते हैं, वहीं पर हम टाइप कर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन पूछना, जो भी आपकी क्वेरी है। और आप उसमें माइक भी होता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, सर हमें ये बता दीजिए, और उसमें हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का। ठीक है, जूम पर जो मीटिंग होती हैं, जूम पर जो क्लासेस होते हैं, तो ये सभी क्या हैं, बहुत अच्छे उदाहरण हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन के। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अभी हमने इसका उदाहरण समझ लिया है बहुत अच्छे से। जूम बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से अलग अलग शहरों, देश विदेशों में बैठे व्यक्ति आपस में क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ये लोग एक समय को सुनिश्चित कर लेते हैं और उस समय पर सभी लोग क्या होते हैं, आईएसपी के थ्रू, किसके, आईएसपी के द्वारा क्या करते हैं, अपने अपने इंटरनेट से जुड़ जाते हैं और इस सुविधा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, परस्पर संदेशों का क्या होता है, आदान प्रदान उसी समय पर किया जाता है, टाइप करके किया जाता है, माइक में बोलकर किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध। क्या है, साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में जाना कि किस प्रकार से ऑनलाइन कम्युनिकेशन की जाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हम घर बैठे किसी से बात भी कर सकते हैं, जूम के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के समय में बहुत ज़्यादा साइबर अपराध हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं। ठीक है, कि आपका पेशेंट है वहाँ बीमार है, उन्हें पैसे दे दीजिए, या फिर आपके अकाउंट को खाली करने के लिए साइबर अपराध जो है बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे स्कैम से बचना चाहिए। किस प्रकार से बचना चाहिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के हम, जिसमें हम स्पूफिंग है, फिशिंग है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में होगा तब, नहीं तो हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 3rd सेमेस्टर में भी तो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं साइबर सुरक्षा क्या होती है। तो साइबर सुरक्षा से आशय है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया, क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट, ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा से आशय है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें
इंटरनेट संचालन प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया किसके माध्यम से, कंप्यूटर के द्वारा को सुरक्षित किया जाता है, क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया क्या है, इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर से सरकार ने एक कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, वह नित्य नए अधिनियम, वह नित्य यानी कि हर रोज एक नया अधिनियम और कानून को पारित कर रहा है, निर्माण कर रहा है, जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध को रोका जा सकते। ठीक है, साइबर अपराध को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार में समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अति आवश्यक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार मिटा के। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे साइबर अपराध, और उसके बाद जो हमारी क्लास है वो आज हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया क्या है, इंटरनेट संचालन प्रक्रिया जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है को सुरक्षित किया जाता है। आगे देखते हैं। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर से सरकार ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े कानून बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं इसको रोकने के लिए, किसको, साइबर अपराध को रोकने के लिए। वह नित्य अपने नए अधिनियम कानून का निर्माण कर रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना है, साइबर अपराध को समझना है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध क्या है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध क्या है, एक गैर कानूनी कृत्य है। क्या है, एक गैर कानूनी, क्या है, एक गैर कानूनी कार्य है जिसमें कंप्यूटर या तो उपकरण या लक्ष्य या दोनों। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो कंप्यूटर या कोई उपकरण या दोनों होते हैं। साइबर अपराध पारस्परिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, साइबर अपराध जो होते हैं वो पारंपरिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कि चोरी करना, जैसे कि किसी का ओटीपी के माध्यम से उसके अकाउंट को खाली कर लिया, तो क्या है ये क्या है, ये चोरी है, धोखाधड़ी है। ठीक है, जालसाही, मानहानि और शरारत जैसे भारतीय दंड संहिता के अधीन आते हैं। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में संविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, इसको मिटा के एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। इसको ज़्यादा डीपली हम नहीं समझ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अगर आ गया तो आप उसको एग्जाम में लिख तो सकेंगे। ठीक है, तो साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध है, सरल शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि साइबर अपराध जो है वो क्या है, वो एक गैर कानूनी कृत है। क्या है, गैर कानूनी कृत है जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटर के उपकरण या फिर दोनों होते हैं। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि चोरी है, धोखाधड़ी है, जालसाही है, मानहानि है और शरारत जैसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा आरटीआई किसके द्वारा आरटीआई के द्वारा, आरटीआई कब आई थी, आरटीआई कब आई थी, 2000 में आई थी, इसके द्वारा संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने इंटरनेट को ख़त्म कर लिया, किसको, अपने इंटरनेट को ख़त्म कर लिया। ये हमारा आज का जो पार्ट नंबर 2 था। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट नंबर 2 था जिसमें हमने ईमेल की जो सेवाएं हैं उनके बारे में देखा और साइबर अपराध है, साइबर सुरक्षा, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जाना। क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और अपनी दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किसको, टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सकें। और क्लास अच्छी लगे तो उसका अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करें जिससे हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।